नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। एक बार आज ये जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करके वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कवर करेंगे। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बेसिकली दिल्ली पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी क्यों नहीं कर रहे हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए आर्टिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अनुच्छेदों से संबंधित परीक्षाओं में सवाल जो हैं वो लगातार पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं उनके साथ रूबरू करवाया जाए। ठीक है, चलिए फटाफट से लगाते हैं। पहला सवाल शॉर्ट रहने वाला है आपका सेशन, मगर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, पहला सवाल है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 240, 355, 400 या 295? अगर हम कुछ बेसिक ग्राउंड्स यहाँ पर जानने का प्रयास करें तो आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। क्या हुआ? भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ। भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो इसी ही 26 जनवरी 1950 को क्या क्या लागू हुआ? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। और उस समय भारत के संविधान में कुल मिला के कितने पार्ट्स थे? तो उस समय कुल मिला के भारत के संविधान में 22 पार्ट, 22 भाग आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा शेड्यूल्स की बात करें, अगर हम अनुसूची की अगर हम बात करें तो उस समय कुल मिला के 8 अनुसूची आपको देखने के लिए मिलती है। और वहीं पर यदि हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, अनुच्छेदों की बात करते हैं, तो कुल मिला के उस समय 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद आपको देखने के लिए जो हैं वो मिल जाते हैं। तो सवाल का सही और सटीक जवाब यहाँ पर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान का लागू हुआ था उस समय कितने देखने के लिए मिलते हैं? तो उस समय भारत के संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या आपको देखने के लिए मिलती है वो होती है 395। 395 अनुच्छेद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। 395 आर्टिकल्स यहाँ पर आपको जो हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा? भारत के संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद आपको मिलता है जहाँ पर पूरे देश में भ्रमण करने का अधिकार, पूरे देश में घूमने का जो अधिकार है वो आपको मिल जाता है? सवाल यहाँ पर ये है, आर्टिकल 11, आर्टिकल 13, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 22, आर्टिकल 22? अगर हम बात करें आर्टिकल 11 के बारे में तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आपको बेसिकली जो पॉइंट लिखा हुआ मिल जाता है वो कुछ इस प्रकार का है कि संसद जो है वो नागरिकता के संबंध में कानून बनाती है। मतलब पार्लियामेंट क्रिएट लॉज, पार्लियामेंट क्रिएट लॉज रिगार्डिंग, पार्लियामेंट क्रिएट लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप, नागरिकता, रिगार्डिंग सिटीजनशिप, नागरिकता। तो नागरिकता, सिटीजनशिप के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया वो किसे दिया गया? पार्लियामेंट को। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बताता है किसके बारे में? ये बताता है आपको एक्स फैक्टो लॉ के बारे में। मतलब बेसिकली यहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, साधारण भाषा में देखें हम तो जुडिशियल रिव्यू वाला पॉइंट। ठीक, कौन सा पॉइंट? जुडिशियल रिव्यू वाला पॉइंट, मगर इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष जुडिशियल रिव्यू वाला पॉइंट यहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसको अगर हम समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका अर्थ यहाँ पर रहता है कि भारत का संविधान बनने से पहले जो कानून थे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हम न्यायिक समीक्षा कर रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं, और जो नया कानून बनाया गया है क्या वो भारत के संविधान की अवहेलना तो नहीं कर रहा है? तो प्री और पोस्ट फैक्टोज लॉ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। प्री बोले तो संविधान बनने से पहले, और पोस्ट बोले तो संविधान बनने के बाद। यहीं पर आपको मिलता है क्या? यहीं पर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ फिल्ट्रेशन मिलता है, यहीं पर आपको मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स भी। ठीक है, जब हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो कुल मिला के आर्टिकल 13 को ही आधे घंटे डिस्कस किया जा सकता है। आर्टिकल 13 पे ही आधे घंटे यहाँ पर बात की जा सकती है। आर्टिकल 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन। ठीक है जी,
गिरफ्तारी से बचने के प्रावधान के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 22 में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 19 के बारे में तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। मगर क्या केवल आर्टिकल 19 में यही चीज़ें आपको लिखी मिलती हैं? ठीक है जी। तो यदि हम बात करें कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में क्या क्या पॉइंट आपको लिखे हुए मिलते हैं, तो देखिए इसके लिए ना मैं एक बेहद सिंपल सरल सी ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या होती है? सिंपल सरल सी ट्रिक जो आपको देखने के लिए मिलती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए, सबसे पहले हमें बोलने की स्वतंत्रता मिली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिले। उसके बाद यदि हम बात करें, जब हमें बोलने की स्वतंत्रता मिल गई तो हम क्या कह रहे हैं? अब तो भाई साहब हम धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट करने का राइट, मतलब अगेंस्ट सरकार के बोलने का, प्रोटेस्ट करने का वो अधिकार हमें मिल गया, मगर शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक। उसके बाद हमने बोला जब भाई धरना देना ही है तो अकेले क्यों दे, बैठ के कुछ लोगों को साथ ले लेते हैं। तो संघ बनाने का अधिकार, देखो बोलने की स्वतंत्रता, प्रोटेस्ट करने की स्वतंत्रता और उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। अब जब हमने संघ बना लिया तो हमें एक चीज़ समझ आ गई, यार एक जगह बैठ के कोई धरना देना है, पूरे भारत में घूम कर धरना देंगे, इसका मतलब भारत में भ्रमण करने का अधिकार, भारत में घूमने का अधिकार भी आर्टिकल 19 के तहत आपको देखने के लिए मिलता है। अब जब हम घूम ही रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि यार चलो भैया ठीक है, अब यहीं बस जाते हैं। मतलब राइट टू सेटल इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब भारत में कहीं किसी अन्य राज्य में जाकर बस सकते हैं, बस सकते हैं, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। अब आपने बोला भाई बस गए हैं तो प्लॉट खरीद लेते हैं, मगर आप जानते हैं भारत के संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से रिमूव करके बना दिया गया था लीगल राइट। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार। तो ये छठा आर्टिकल था। मतलब 19 में सब क्लॉज 1 में एफ आपको मिलता है, सीक्वेंस में ही बता रहा हूँ मैं, एफ आपको मिलता है बेसिकली। ठीक। ए मतलब ए बी सी डी, उसके बाद ई और एफ, ये यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक। तो अगर हम बात करें, इसे हटा दिया गया। सेटल के बाद आप बोल रहे प्लॉट खरीद लूँगा, तो प्लॉट खरीदना अब फंडामेंटल राइट, मतलब बेसिकली कहीं भी आप भारत में ज़मीन नहीं खरीद सकते, ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। क्लियर? उसके बाद हमने बोला ठीक है भाई ये तो नहीं आता, मगर कम से कम मैं दुकान तो खोल सकता हूँ, कम से कम मैं व्यवसाय तो कर सकता हूँ, भाई मेरे को जो काम आता है मैं कम से कम वो काम तो कर सकता हूँ। तो राइट टू चॉइस ऑफ योर वर्क, मतलब आप बेसिकली क्या काम करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, वो चुनने का भी अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार ही मिलता है। आर्टिकल 19 के तहत ही ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो पहले 7 थे, अब 6 बचे। कौन सा हटा दिया? राइट टू प्रॉपर्टी वाला। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस हम कई बार चीज़ों को कॉम्प्लेक्स खुद ब खुद बना लेते हैं। ठीक। निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? देखिए 2017 में एक डिसीजन लिया गया, 2017 में एक वर्डिक्ट, एक डिसीजन जो है बेसिकली लिया गया, और उस वर्डिक्ट, उस डिसीजन में क्या कहा गया? उस डिसीजन में बेसिकली कहा गया कि निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ठीक है जी। राइट टू प्राइवेसी जो आपको मिल जाएगा वो आपको फंडामेंटल राइट की कैटेगरीज में नज़र आएगा। किसकी कैटेगरीज में? मौलिक अधिकार की कैटेगरी में। और ये फैसला कब लिया गया? तो ये फैसला लिया गया 24 अगस्त 2017 के आसपास। उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको मिलते हैं वो कौन थे? जगदीश सिंह खेरा। एग्जाम में ये भी सवाल पूछ सकता है कि भारत के वो कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो सिख थे, जो सरदार थे? तो जगदीश सिंह खेरा यहाँ पर आपको मिलते हैं। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाता है, राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 अम्ब्रेला। ठीक है। आर्टिकल 21 में कई सारे आपको अधिकार, कई सारे राइट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे विदेश यात्रा करना आपका फंडामेंटल राइट आता है, किस आर्टिकल में है? और 21 में ही है। इसके अलावा अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से किसी भी आप संप्रदाय में शादी कर सकते हैं। कहाँ पर है? 21 में। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, यही मिलता है। ठीक है जी। इसके अलावा राइट टू शेल्टर, वो भी आपको यहीं मिल जाता है। राइट टू लिव इन अ प्रॉपर इन्वायरमेंट, मतलब सही साफ वातावरण में रहना भी आपका एक फंडामेंटल राइट आपको मिल जाता है। कहाँ? आर्टिकल 21 के तहत ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखो जब मैं डीपीएसपीस भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बहुत एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ कि जस्ट इमेजिन यू आर किंग। मान लीजिए आप राजा हैं, और अगर आप राजा हैं तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि भाई आपकी जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य हो, वेलफेयर स्टेट हो, उसमें लोगों के पास कुछ मतलब लोगों के लिए आप जो कानून बनाएं
वो उनके हक में हो, उनके फेवर में हो, है ना। बट यदि आप वो कानून उनके हक में, उनके फेवर में नहीं बना पा रहे हैं, तो राजा होने के नाते आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि भाई साहब प्रजा आपकी तरफ तलवार लेकर आ जाए। और यही है डीपीएसपीस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डीपीएसपीस कहता है अनुच्छेद 41 के तहत, 41 के तहत, कि राइट टू वर्क, हम आपको काम देंगे, काम करने का अधिकार। बट यदि राजा काम नहीं दे पा रहे हैं, तो राजा सामने ये भी कहता है कि डीपीएसपीस कहीं चैलेंज नहीं हो सकते, मतलब किसी भी न्यायालय में आप डीपीएसपीस को चैलेंज नहीं कर सकते, जिससे वो बचा रहा है कि भाई जो प्रजा है तलवार लेकर मेरे खिलाफ नहीं आए। तो इसको मैं आधे घंटे की एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ डीपीएसपीस को, जब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको मिलेगा देखने के लिए। 59 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति की सैलरी के संबंध में, किसकी सैलरी के संबंध में? राष्ट्रपति की सैलरी के संबंध में यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं। 57 की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है री इलेक्शन वाला पॉइंट, कि राष्ट्रपति जितनी मर्जी बार चाहे उतनी बार एक व्यक्ति जितनी मर्जी बार चाहे राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। और 69 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में, किसके बारे में? उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में आपको यहाँ जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या मिलता है? आर्टिकल 51, 51 नंबर का अनुच्छेद आपको मिलता है देखने के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को क्षमादान देने का अधिकार देता है? मतलब वो कहता है कि हम आपको ये राइट देते हैं, हम आपको ये अधिकार देते हैं कि आपको क्षमादान देने का अधिकार मिल जाए। मतलब राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक अधिकार देता है, एक राइट देता है। किस चीज़ का राइट देता है? तो राइट देता है क्षमादान का। अब ये क्षमादान किस प्रकार का हो सकता है? तो देखिए बेसिकली 5 प्रकार के आपको मिलते हैं, ठीक है ना। रिस्पाइट, रिसाइड, मतलब पार्डन, कॉम्यूट, इस तरीके के आपको ये बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो देखो, एक तो होता है पार्डन। पार्डन का अर्थ है कि राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को, भाई साहब उम्र कैद की सज़ा थी, राष्ट्रपति ने उसे पूरी तरह माफ़ कर दिया, मतलब बरी करवा दिया। वो अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, पार्डन, उसे पार्डन ही कहेंगे, क्षमा दान, पूरा भाई साहब बरी हो गया वो व्यक्ति, एक तरीके से मान लीजिए उसे बरी करवा दिया गया, एकदम रिहा करवा दिया गया, उसका कोई गुनाह ही नहीं था, दोष ही नहीं था, ऐसा हो गया मामला। अब एक परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ सज़ा का नेतर बदलने की बात की जाती है, ठीक है। सज़ा की प्रवृत्ति बेसिकली कैसे? जैसे मान लो एक व्यक्ति को भाई साहब कठोर कारावास दिया गया है। क्या दिया गया? एक व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया, तो उसकी सज़ा को कठोर के स्थान पे क्या करवा दिया गया? सरल करवा दिया गया। तो क्या हुआ? प्रवृत्ति बदल गई, मतलब सज़ा की जो प्रवृत्ति है वो बदल गई। इसके बाद एक परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ पर सज़ा को कम करने की बात की गई है। जैसे एक व्यक्ति को मान लीजिए भाई 10 साल की सज़ा दी गई या 2 साल की सज़ा दी गई, और राष्ट्रपति ने उसकी सज़ा को 6 महीने कर दिया। क्या हुआ? सज़ा को कम कर दिया। एक परिस्थिति ऐसी आपको देखने के लिए मिलती है जहाँ पर अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उस समय उसे वो पनिशमेंट दी जा सके, तो उसकी सज़ा को टालने की बात भी करी गई है। कहाँ पर? भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत। टालने की बात अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए कोई भाई महिला है, वो गर्भवती है ना, और उसे कोई सज़ा दी गई है, तो उसकी सज़ा को टाल दिया गया, कुछ 2 साल 1 साल टाल दिया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसे सज़ाए मौत सुनाई गई है ना, तो 2 साल टाल दिया गया। इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। अनुच्छेद 41 की अगर हम बात करें तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है राइट टू वर्क के बारे में। किसके बारे में? काम करने के अधिकार के बारे में, राइट टू वर्क के बारे में। ठीक, ये क्या है? ये आपको डीपीएसपीस के तहत देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 27 की अगर हम बात करें तो भैया आप अपने धर्म के प्रचार के लिए बेसिकली टैक्स पे करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब पैसा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के दायित्व के संबंधित यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं सर, बहुत अधिकतम ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो परीक्षा में आजकल फंसते हैं। ठीक, चाहे आप तैयारी करें एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप तैयारी करें भाई रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आज की डेट में लगातार पूछ लिए जाते हैं। क्या होता है? आज की डेट में ऐसे प्रश्न जो हैं वो लगातार पूछ लिए जाते हैं। करिए एक बार अटेम्प्ट, क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर? देखो 167, 156, 171, 193। देखो, अगर सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करता तो मैं आसानी से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता था।
कौन कौन से? देखो मैं आसानी से एलिमिनेट कर सकता था ऑप्शन नंबर बी को, जिसका संबंध राज्यपाल से आपको देखने के लिए मिलता है। किससे? गवर्नर से रिलेटेड ये आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, इसके बाद मैं आसानी से एलिमिनेट कर सकता था एक आर्टिकल, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सकता था। ठीक, एलिमिनेशन मेथड का अगर हम इस्तेमाल करते। अब हम दोबारा देखेंगे एक बार, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? अब इस चीज़ को उठाकर ना मैं एक बार पीछे लेके जाने का प्रयास करता कि भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। ठीक है, इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। तो दो तो हमने एलिमिनेट कर लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इस सवाल के सही जवाब के बारे में, तो आर्टिकल 167 इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मैं समझाता हूँ एक बार इसको यहाँ पर कैसे मैंने डील किया। देखो, आर्टिकल 79 में यदि आर्टिकल 89 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपको देखने के लिए मिलेगा 168 168। ठीक, वहीं यदि आर्टिकल 78 में ध्यान से देखना एक बार, 89 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा 167। ठीक, अब अगर हम बात करें आर्टिकल 79 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है संसद के बारे में। ठीक, और आर्टिकल 168 में क्या लिखा हुआ है, विधानमंडल के बारे में। किसके बारे में? स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, विधानमंडल के बारे में। मतलब जैसे केंद्र सरकार के पास संसद, मतलब केंद्र सेंटर में अगर आप देखेंगे तो संसद है, पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट के अंग मिलते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्यपाल। वैसे ही विधानमंडल के पास विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीन इसके अंग मिलते हैं। मतलब जैसा ये आर्टिकल है ना, उसी के सिमिलर ये आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ आओ, जैसा ये आर्टिकल है ना, वैसा ही सिमिलर ये आर्टिकल है। मतलब यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री को अपने काम की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी है ना, वही सेम स्टेटमेंट आर्टिकल 78 में लिखी है, बस वहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, वो चीज़ देखने के लिए मिलेगी। और यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का जिक्र है, तो एकदम सेम स्टेटमेंट यहाँ लिखी है। तो कुछ नहीं करना था, अगर आपको ये वाला आर्टिकल याद था तो इसमें 89 जोड़ देने थे। 89 जोड़ना ये ट्रिक है, और उसको जोड़ने पर जो सामने आर्टिकल आता वही इसका उत्तर हो जाता, वही इसका आंसर हो जाता। बस इतना ही करना था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित आपको देखने के लिए मिलता है? ठीक, तो हम सभी लोग जानते हैं एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, ये तो हमें सीधा आता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया गया है। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया गया है, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। कब लगाया गया है? फरवरी 2025 में ये जो है इम्पोज किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 356। नेक्स्ट है, which of the given article of the Indian Constitution mention the provision of the Council of Ministers aid and advice of the President of India? देखो, हिंदी में नहीं है क्या ये प्रश्न? एक सेकंड रुकिएगा, नहीं, ये वाला प्रश्न हिंदी में नहीं है, मैं समझाता हूँ। सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिलता है जो मंत्रिपरिषद को सलाह और बेसिकली सलाह देने की बात करता है राष्ट्रपति को। मतलब मंत्रिपरिषद सलाह देगा राष्ट्रपति को, इसके संबंध में कौन सा अनुच्छेद देखने के लिए मिलता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक, देखो एलिमिनेशन मेथड का एक बार इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया जाए। सबसे पहले आर्टिकल 62 की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल आपको कहता है कि यदि राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति हाउस में निकली हुई वैकेंसी जो है वो 6 मंथ्स में फिल करनी होती है, विदिन 6 मंथ्स। प्रेसिडेंट हाउस में जो जॉब है उसे फिल करना होता है विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 66 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अनुच्छेद 66 में। अब इन दोनों में अगर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा तो हम सभी लोग जानते हैं कि मंत्रिपरिषद का जिक्र अनुच्छेद 74 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखो, कम से कम नियर पहुंचना हमारा काम है, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना जो है वो बेहद ज़रूरी है।
तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अभी हमारे उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर एसएससी और रेलवे के अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है और साथ के साथ 100% तक का कैशबैक भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यदि आप हमारे पहले से पेड यूज़र्स हैं, आपने कोई कोर्स या कुछ हमसे परचेज कर रखा है, बाय कर रखा है, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है होरी, ठीक। और ये ऑफ़र वैलिड है केवल 9 से लेके 22 मार्च तक। इसके अलावा जो अप टू 100% कैशबैक आपको प्राप्त हो रहा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज, ठीक है ना। विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज में ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा अभी हमारा एसएससी सीजीएल का हमने फाउंडेशन गौरव बैच 3.0 स्टार्ट किया है। उसकी क्लासेस आपकी शुरू होंगी 18 मार्च से। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा एसएससी सीजीएल का ही लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम जो है वो भी आपको कोर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और इस कोर्स के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और ज़बरदस्त यहाँ पर आप अपनी तैयारी को जो है वो बना सकते हैं। तो सवाल का सही जवाब यहाँ पर तो हम आगे देखेंगे, मगर ये आपके लिए सबसे सही है, ठीक। बट प्राइम फीचर और स्टैंडर्ड फीचर में क्या अंतर है? तो प्राइम फीचर में आपको एक तो प्रीवियस बैच का एक्सेस मिल जाता है और इसके अलावा आपको आपके घर पर 14 किताबों का सेट भेजा जाता है, आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा आपको एक्सेस भी मिलेगा प्रीवियस बैच का। तो ये आपको प्राइम फीचर में फीचर देखने के लिए मिलता है। चलिए जी, अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द नेशनल कमीशन, ठीक। देखो 3 कमीशन आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन अधूरा है मुझे लग रहा है। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की, एससी की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक। अगर हम बात करें अनुच्छेद 343 के बारे में तो ये भाषा के संबंध में आपको मिलता है। लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 333 के बारे में तो ये किसके संबंध में आपको मिलता है? ये आपको मिलता है एंग्लो इंडियन के संबंध में। किनके संबंध में? एंग्लो इंडियन के संबंध में। एंग्लो इंडियन एक नॉमिनेट किया जाएगा, एक नॉमिनेट किया जाएगा कहाँ पर? विधानसभा में। कहाँ पर? विधानसभा में। और किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा? तो ये नॉमिनेट किया जाएगा राज्यपाल गवर्नर के द्वारा। और अगर आप ये सोच रहे हैं 2 नॉमिनेट किए जाएंगे तो वो 331 नंबर के आर्टिकल में थे। और इस आर्टिकल को और इस आर्टिकल को जो 333 है, इन दोनों आर्टिकल्स से जो एंग्लो इंडियन वाला नॉमिनेशन का मेथड है, नॉमिनेशन होते थे 1 और 2, उसे हटा दिया गया है, उसे रिमूव कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कौन सा संवैधानिक संशोधन मिलता है? तो 104वां संवैधानिक संशोधन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक। सवाल का सही जवाब क्या मिलेगा? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 355 कहता है यदि एक राज्य सरकार राज्य को मैनेज नहीं कर पा रही है, संभाल नहीं पा रही है, तो उसे संभालने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस तरीके का पॉइंट आपको 355 में देखने के लिए मिलेगा। तो पहले 355 इंप्लीमेंट किया गया था, कहाँ पर? मणिपुर में। और उसके बाद में आप देखते हैं कि स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। चलिए चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन, मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जहां पर चुनाव आयोग के बारे में लिखा हुआ है? चलिए जी, तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल है। क्या होगा इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब? क्या होगा इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब?
चलिए जी, तो अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के बारे में, तो हम सभी लोग जानते हैं कि तारीख आपको मिलती है कौन सी, 25 जनवरी। 25 जनवरी 1950 की वो तारीख आपको देखने के लिए मिलती है जहाँ पर चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, स्टैब्लिशमेंट की गई थी। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक आपको देखने के लिए मिलता है किसके संबंध में, चुनाव आयोग के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, आर्टिकल 324। 324 इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भैया आप एक ही साथ में सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर ले, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, सबकी मतलब एसएससी और रेलवे की अगर आप एक साथ तैयारी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि भाई मैं अलग अलग बैचेस नहीं खरीदना चाहता, मुझे एक ही बार पे करना है, ठीक है, बैचेस अलग अलग ही मिलेंगे मगर मैं एक ही बार पैसा देना चाहता हूँ, एक ही बार मुझसे एक अमाउंट ले लो कोई भी और मुझे सारे के सारे बैचेस का एक्सेस दे दो, तो आपको मिल जाता है हमारा मास्टर पास, जिसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए इन सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। मान लीजिए अभी आपको सीजीएल की तैयारी करनी है, फिर आपको लगता है भाई सितंबर में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करूंगा, फिर आपको लगता है कि भाई दोबारा एएलपी की वैकेंसी आ गई, मैं एएलपी की तैयारी करूंगा, तो आपको सभी बैचेस का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा मास्टर पास के तहत, टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए। और इतना ही नहीं, जो हमारा एमसीक्यू बैच रहेंगे ना इसमें, उसका एक्सेस भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये जो मास्टर पास है इसकी अवधि आपको मिलती है 6 महीने की, 12 महीने की, 24 महीने की। अब आपको लगता है भाई मैं तो 12 महीने में कवर कर लूँगा, एग्जाम भी दे दूंगा, क्वालिफाई भी कर लूँगा, तो भाई आप 12 महीने का ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो 24 महीने का लेके रख लेता हूँ, इस बीच में सारे के सारे मेरे एग्जाम्स भी हो जाएंगे ये वाले, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या पता मेरी सिलेक्शन भी हो जाए, उसके बाद मैं मनपसंद डिपार्टमेंट तय करूँगा और भाई ज्वाइन कर लूँगा। मान लीजिए आपका जीडी में भी सिलेक्शन हो गया, आपका भाई ग्रुप डी में भी हो गया, आपका आरपीएफ में भी हो गया। अब आपको लगता है कि भाई ठीक है मैं तो जीडी ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपको लगता है मैं आरपीएफ ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, मगर एक्सेस आपको सभी बैचेस का यहाँ पर मिल जाएगा मास्टर पास के तहत। चलिए, इसके अलावा संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान करता है, बताता है कि भाई भारत में एक राष्ट्रपति आपको देखने के लिए मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 56 की अगर हम बात करें तो ये आपको बताता है प्रेसिडेंट के कार्यकाल के बारे में। 72 की अगर हम बात करें तो ये आपको बताता है पार्डन पावर के बारे में, क्षमादान शक्ति के बारे में। 76 की अगर हम बात करें ये आपको बताता है किसके बारे में, महान्यायवादी के बारे में। किसके बारे में? महान्यायवादी के बारे में ये अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिलेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के हृदय, दिल एवं आत्मा ये स्टेटमेंट दी है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 32 के लिए। बी आर अम्बेडकर साहब ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, संवैधानिक उपचार हैं, 5 प्रकार के रिट्स आपको मिल जाएंगे, हैबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरारी और क्यो वेरेंटो, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 14 में आपको मिलता है क्या? तो यहाँ पर आपको मिलता है रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ। 368 में आपको मिलता है बेसिकली क्या? तो 368 में संशोधन करने का तरीका, और 356 में आपको मिलता है प्रेसिडेंट रूल। आगे है ऑल इंडिया सर्विसेज, कहाँ मेंशन की गई हैं? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, थोड़ा सा रैपिडली जल्दी से कवर करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को के तहत राज्य को पर्यावरण, वनों और वन्य जीव की रक्षा के और सुधार करने का अधिकार जो है वो दिया गया है? ये अनुच्छेद आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, ये अनुच्छेद आपका जो है वो HW के रूप में यहाँ पर रहने वाला है। ठीक, आगे देखिए, अनुच्छेद 359 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वित्तीय आपातकाल, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा, आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़कर मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार, और उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आर्टिकल 359 हमसे ये कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, कभी सस्पेंड नहीं होते किसी भी परिस्थिति में। ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा आर्टिकल 359 में। ठीक है, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा है, और इतना ही नहीं, हमारे सभी कोर्सेज पर अभी अप टू 90% का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलता है। 100% कैशबैक आपको प्राप्त हो सकता है, अप टू 100% तक का कैशबैक। इसके अलावा 5 से 7 दिन में वो कैशबैक आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर आप हमारे पहले से पेड यूज़र हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा होली कोड इस्तेमाल करने पर। टेस्ट सीरीज़ पर भी आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा ये हमारी मास्टर पास मिल जाएगा आपको टेस्ट सीरीज़ का। ठीक है, एक प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा था, ये क्वेश्चन जो है
ये होमवर्क रहेगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। 15 ही क्वेश्चन डील किए हैं, मगर अगर एक क्वेश्चन में हमने 3 आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ा तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कम से कम 45 आर्टिकल्स हमने इस सेशन में कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए। बाकी नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।